कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग एक ऐसे ट्रैफिक जाम में फंस गया है जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम हॉर्न बजाते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। या फिर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए किसी और की परफेक्ट वेकेशन फोटो देखकर अचानक अपनी जिंदगी थोड़ी फीकी लगने लगती है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा इन्हीं मानसिक ट्रैफिक जाम और तुलना के जालों से बाहर निकलने के बारे में है। हमने एमी मॉरिन की किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू से जुड़े कुछ दस्तावेज देखे हैं। और ये किताब एक तरह का रिवर्स मैनुअल है। रिवर्स मैनुअल, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये हमें ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि उन 13 आदतों या कह सकते हैं मानसिक बेड़ियों को उजागर करती है जिन्हें छोड़कर हम अपनी दिमागी ताकत वापस पा सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं करना है पर फोकस। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। एक एक करके इन बेड़ियों को समझने और तोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल विचार से होती है। किताब कहती है कि मानसिक शक्ति का मतलब हर चीज पर काबू पाना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि हम कहाँ शक्तिहीन हैं। हमारी 90% चिंताएं उन चीजों को लेकर होती हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जैसे मौसम, ट्रैफिक। हाँ, दूसरे लोगों का व्यवहार। मानसिक रूप से मजबूत इंसान अपनी 100% ऊर्जा उन 10% चीजों पर लगाता है जो असल में उसके हाथ में है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब अक्सर हमारा दिमाग अपने आप उन चीजों की तरफ भागता है जो हमारे काबू में नहीं है। जैसे कोई जरूरी मीटिंग हो और हम ट्रैफिक में फंस जाएं। उस वक्त शांत रहना और ये सोचना कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल होता है। आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है। लेखिका के अनुसार पहला कदम है जागरूकता। बस उस पल में ये पहचानना कि मैं अभी अपनी ऊर्जा एक ऐसी चीज पर बर्बाद कर रहा हूँ जिसे मैं बदल नहीं सकता। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। मान लीजिए किसी छात्र का एक परीक्षा का पेपर खराब हो गया। ठीक है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, वो अगले कई दिनों तक इसी बात पर अफसोस करता रहे, खुद को कोसे और सोचे कि काश मैंने बेहतर पढ़ा होता। ये सब क्या है? उन चीजों पर ध्यान देना जो आप बदल नहीं सकती। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता जो एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान चुनेगा, वो है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि पेपर हो चुका है, उसे अब बदला नहीं जा सकता, तो वो अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान अगले पेपर की तैयारी पर लगाएगा। और ये बात सिर्फ परीक्षाओं पर ही नहीं बल्कि रिश्तों पर भी लागू होती होगी। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार सब हमारी तरह सोचें। हम अनिश्चितता से नफरत करते हैं। दूसरों को या हालात को काबू करने की कोशिश हमें एक झूठा एहसास देती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते टूटने की जगह और गहरे होते हैं। और इसी से जुड़ा एक और अहम बिंदु है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर अफसोस करने में समय बर्बाद नहीं करते। वो मुश्किलों को जीवन का हिस्सा मानते हैं, खुद को पीड़ित की तरह नहीं देखते। तो एक बार जब हम बाहरी चीजों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तो शायद अगला बड़ा कदम बाहरी आवाजों को, मतलब दूसरों की राय को खुद पर हावी होने से रोकना है। ये तो और भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। बचपन से ही हमें एक एक्सटर्नल स्कोर कार्ड के हिसाब से जीना सिखाया जाता है। स्कूल में अच्छे ग्रेड्स, समाज में अच्छी इमेज, माँ बाप की उम्मीदें। तो होता क्या है, धीरे धीरे हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। कोई हमारी पीठ पीछे बुराई कर दे तो हमारा आत्मविश्वास हिल जाता है। हम अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सही कहा। और सोशल मीडिया वाली बात जो आपने शुरू में कही थी, वो तो इसे और बढ़ा देती है। हाँ, वो तो है। हम सब जानते हैं कि ये एक हाईलाइट रील है जहां लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं। फिर भी हम तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाते। तो इस मनोवैज्ञानिक जाल से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, किताब इस बात पर जोर देती है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अपना इंटरनल स्कोर कार्ड बनाते हैं। उनका आत्ममूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर कि वे खुद अपने सिद्धांतों पर कितने खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल। उनका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण होता है। लेखिका एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। इसका मतलब घमंडी होना नहीं है, बल्कि फीडबैक लेना,
उसे समझना और फिर अपने विवेक से फैसला करना। लेकिन ये इंटरनल स्कोर कार्ड बनाया कैसे जाए? जब चारों तरफ से इतनी आवाजें आ रही हों, तो अपनी अंदर की आवाज कैसे सुने? इसकी शुरुआत अपने मूल्यों को पहचानने से होती है। आपके लिए जीवन में सबसे जरूरी क्या है? ईमानदारी, रचनात्मकता, परिवार। जब आप इस बारे में स्पष्ट होते हैं तो बाहरी आलोचना या तारीफ आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करती। आप जानते हैं कि आप कौन हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक स्वस्थ दूरी बनाकर रखते हैं। वे इसका इस्तेमाल करते हैं, पर इसे अपनी कीमत तय करने का पैमाना नहीं बनने देते। तो अपने मूल्यों पर टिके रहना, ये हमें अगले बिंदु पर लाता है, बदलाव का डर। अक्सर हम एक आरामदायक दायरे में फंस जाते हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छा ना हो। हाँ, और ये बहुत स्वाभाविक है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है, और जो चीज जानी पहचानी है वो सुरक्षित लगती है, भले ही वो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। किताब में उदाहरण है, हम जानते हैं कि सुबह व्यायाम करना अच्छा है, पर गर्म बिस्तर का आराम छोड़ना एक बदलाव है जिससे हम बचते हैं। यह एक ऐसी नौकरी में सालों तक फंसे रहना जिसे हम पसंद नहीं करते, क्योंकि नई नौकरी ढूंढने का जोखिम हमें डराता है। बिल्कुल, वो डर एक जंजीर की तरह महसूस होता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इस डर से निपटते कैसे हैं? क्या वे डरते नहीं हैं? हाँ, यही सवाल है। ऐसा नहीं है कि वे डरते नहीं, डर तो सबको लगता है। फर्क ये है कि वे डर को अपने फैसले लेने नहीं देते। वे बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर ही होता है। और जोखिम उठाने का मतलब है कि कभी-कभी हम गलतियां भी करेंगे। और यहीं पर एक और बड़ी मानसिक चुनौती आती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। आजकल तो हर कोई अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालने में लगा रहता है। किताब में भारतीय राजनीति का एक उदाहरण भी है इसका। हाँ बिल्कुल, जहाँ नेता समाधान खोजने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। ट्रैफिक के लिए लेट हुए तो ट्रैफिक को दोष दिया, प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो टीम को दोष दिया। अपनी गलती मान लेने में हमें कमजोरी महसूस होती है। लेकिन गलतियों का सामना करना, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। अक्सर शर्म या मैं बेवकूफ लगा वाली भावना अड़े आ जाती है। इस पर किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है, अपराध बोध और शर्म के बीच। अपराध बोध होता है मैंने कुछ गलत किया। ये एक स्वस्थ भावना है क्योंकि ये हमें सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। और शर्म? शर्म होती है मैं ही गलत हूं या मैं ही खराब हूं। ये एक विनाशकारी भावना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी गलतियों के लिए अपराध बोध महसूस करते हैं, शर्म नहीं। वो अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि असली सीख गलतियों से ही मिलती है। जैसे एक छोटा बच्चा बार बार गिरकर ही चलना सीखता है। बिल्कुल, वे भी अपनी हर गलती को सीखने का एक मौका मानते हैं। वो अतीत में नहीं जीते बल्कि उससे सीखकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाते हैं। गलतियों से सीखना तो ठीक है, पर इसमें वक्त लगता है। और यहीं पर शायद एक और बड़ी चुनौती आती है, धैर्य रखना। खासकर जब हम दूसरों को तेजी से सफल होते देखते हैं, इससे जलन या ईर्ष्या पैदा होती है, जो किताब का एक और अहम मुद्दा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत परिणाम चाहने वाली दुनिया में रहते हैं। हमें 2 मिनट में नूडल्स चाहिए, 1 दिन में डिलीवरी चाहिए और रातों रात सफलता चाहिए। हाँ, किताब हमें याद दिलाती है कि कोई भी सार्थक चीज तुरंत नहीं मिलती। कोई व्यापारी ये नहीं सोच सकता कि उसे पहले दिन से ही लाभ होगा। और जब हम धैर्य खो देते हैं तो हम दूसरों की सफलता को देखकर जलने लगते हैं। हम सोचते हैं उसकी किस्मत अच्छी है या उसे तो मौके आसानी से मिल गए। यही मानसिक कमजोरी का एक और लक्षण है। लेखिका कहती हैं कि दूसरों की सफलता से जलना अपनी मानसिक ऊर्जा को नाली में बहाने जैसा है। जब आप किसी और की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं, ईर्ष्या के नहीं। वे समझते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग है। वे अपना समय दूसरों से ईर्ष्या करने में बर्बाद नहीं करते, बल्कि उस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने या किसी की मदद करने जैसे अच्छे कामों में करते हैं। ये सब एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है जो किताब में है। दुनिया से ये उम्मीद न करना कि वो आपको कुछ देगी। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अधिकार की भावना नहीं रखते।
वो ये मानकर नहीं चलते कि उनकी प्रतिभा या मेहनत की वजह से दुनिया उन्हें कुछ देने के लिए बाध्य है। वे सही मौके या किसी की मदद का इंतजार नहीं करते, वे जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो अपना काम खुद करते हैं। हाँ, किताब कहती है कि बहुत सी प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सही समय या सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मजबूत लोग रास्ता बना ही लेते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वे स्वार्थी हो जाते हैं, कि उन्हें किसी और की परवाह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस विचार की खूबसूरती है। आत्मनिर्भर होने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। किताब के अनुसार वे चालाक होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। वे समाज से अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन समाज की भलाई के बारे में जरूर सोचते हैं। उनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाना। वो प्रकृति का भी सम्मान करते हैं। इसी सरल व्यवहार के कारण वे जीवन में ज्यादा कामयाब होते हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटना हो तो सार ये है कि मानसिक शक्ति कुछ हासिल करने में नहीं बल्कि बहुत कुछ छोड़ देने में है। उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करना छोड़ देना जो हमारे बस में नहीं है, दूसरों की राय को खुद पर हावी होने देना छोड़ देना, बदलाव से डरना और गलतियों पर पछताना छोड़ देना, और तुरंत परिणाम की उम्मीद और दूसरों से जलन करना छोड़ देना। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। कुल मिलाकर ये किताब हमें अपनी सबसे कीमती संपत्ति, हमारा समय और हमारी मानसिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। ये हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय अपने मन का मालिक बनकर एक आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। और यहाँ एक विचार मैं सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। ये किताब उन चीजों के बारे में है जो मजबूत लोग नहीं करते हैं। तो अगर आज से कोई अपने जीवन से इनमें से सिर्फ एक आदत को हटाने का फैसला करे, चाहे वो खुद पर अफसोस करना हो या बदलाव से डरना हो या दूसरों की सफलता से जलना हो, तो किस एक आदत को हटाने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? शायद असली ताकत कुछ नया जोड़ने में नहीं है, बल्कि उन चीजों को घटाने में है जो हमें रोज थोड़ा थोड़ा पीछे खींच रही हैं।